आज के एफबी लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का न्याय स्थापना अभियान गतिशील है। इसके अंतर्गत हम लोग अनेक प्रकार के न्याय प्रचार कार्यक्रम संचालित करते हैं। इसमें ये भी एक माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें रखी जा सकती हैं आधुनिक युग में। सभी लोग प्रत्येक रविवार को शाम 8 से 9 के बीच में लाइव हो जाया करें और फेसबुक पर इस लाइव को क्लिक करके और सम्मिलित हों और सभी लोग प्राय सबसे पहले शेयर कर दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्याय की जानकारी पहुंचे। आज एक प्रश्न है प्रीति जी का देहरादून से। मौलिक आय की स्थापना को विस्तार से बताइए। प्रस्ताव नंबर 102। न्याय धर्म सभा का ये न्याय प्रस्ताव नंबर 102 है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मौलिक आय प्रत्येक मनुष्य की प्रति व्यक्ति अथवा प्रति परिवार दर से एक सुनिश्चित होनी चाहिए और वो आय यदि औसत मध्यम दर्जे की हो तो बहुत बेहतर होगा। और एक रेंज भी बनाई जा सकती है कि न्यूनतम औसत और एक मध्यम औसत। तो उसमें कम से कम न्यूनतम जो उसका औसत है वो उतना तो लोगों के पास आय पहुंचेगी। और सही बात यह है कि औसत मध्यम दर्जे की आय सभी तक जानी चाहिए, ऐसा इस न्याय प्रस्ताव का कथन है। इसका अभिप्राय यह है कि आर्थिक आय के जो संसाधन हैं उन संसाधनों की सुलभता इस सीमा तक आर्थिक आय के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि आज की डेट पे ये माने कि औसत अगर 50,000 रुपए मध्यम दर्जे की आय प्रति माह निर्धारित की जाए, तो उस 50,000 रुपए प्रति माह अथवा 6 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से जितने संसाधन से इनकम सिद्ध हो सके उतना रोजगार का साधन उसे मिलना चाहिए। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो अब इतनी आय सभी की एवरेज कम से कम होनी चाहिए। तो इस आय तक पहुंचने के लिए या इसको बनाए रखने के लिए एक प्रावधान होना चाहिए। तो 102 नंबर
रोजगार का प्रस्ताव नहीं है एक्चुअली, ये रोजगार के प्रस्ताव के बजाय ये मनुष्य की एक औसत न्यूनतम अथवा मध्यम दर्जे की आय को बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रावधान की बात करता है। उसे इनकम इंश्योरेंस प्लान आप कह सकते हैं। क्या? इनकम इंश्योरेंस। अभी तक ये इस बात पे लोगों का ध्यान नहीं गया, इस तरह की बीमा भी कहीं दिखाई नहीं देता। अगर हो किसी देश दुनिया में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कहीं सुनने में आता नहीं कि इनकम में भी तो जोखिम है। बीमा जोखिमों का होता है, तो क्या इनकम में जोखिम नहीं है? जैसे कि आपके स्वास्थ्य में जोखिम है, जीवन में जोखिम है, आपकी मृत्यु ना हो जाए परिवार का क्या होगा, कुछ समस्याएं। तो एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस के पीछे कंसेप्ट है कि दे कवर द पेरिल्स। ऐसे जोखिमों को वो कवर करते हैं जो जीवन को परेशानी में डाल सकते हैं। इसी तरह से जनरल इंश्योरेंस में भी है कि वो तमाम प्रकार के बीमा कवरेज आपको प्रदान करते हैं, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस है और एरोप्लेन इंश्योरेंस है, मैरीन इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, हाउस कीपर्स इंश्योरेंस है, हाउस होल्डर्स इंश्योरेंस है, बहुत सारी इंश्योरेंस की कैटेगरीज जनरल इंश्योरेंस में होते हैं। और जीवन बीमा तो आप लोग जानते हैं, LIC जिसे कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दो कॉर्पोरेशन में बटा हुआ है टोटल बीमा जगह सरकारी दर में। अब तो सब प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, तो अब तो सब फिर से टाटा बीमा और कोई अडानी बीमा, कोई अंबानी बीमा, कोई अदर बीमा, ऐसे सब, बजाज का बीमा। तो ऐसे अनेक प्रकार के बीमा, बिड़ला का बीमा, तो तमाम खुल जाएंगे। पहले भी थे तो फिर उनका सबको नेशनलाइजेशन किया गया। तो जब भी कोई न्याय संगत सरकार आएगी तो चार चीजें नेशनलाइज हो जाएगी: शिक्षा, रोजगार, सुविधा, आवासीय सुविधाएं और संरक्षण। ये चारों चीजें नेशनलाइज हो जाएंगी। तो इनको नेशनलाइज करना वास्तव में न्याय संगत है। न्याय की एक बहुत बड़ी पहल है। अगर ये चारों प्राइवेटाइज हैं तो इसका मतलब राज्य कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ टैक्स लेता है और एंजॉय करता है। चार ही काम है, चार काम अगर आप प्राइवेटाइज कर दो, माने कमर्शियल फील्ड में दे दो, राज्य के पास क्या बचा। और निजी का मतलब केवल कमर्शियल फील्ड में ही चले जाना होता है और कोई उसका मीनिंग नहीं। निजी देयर इज नो निजी टाइप का कोई मामला। सब निजी माने कमर्शियल फील्ड में, वाणिज्यिक क्षेत्र में चलेगा। तो प्राइवेटाइजेशन जैसा वर्ड प्रॉपर है, कमर्शियलाइजेशन इज बेटर वर्ड, बल्कि परफेक्ट वर्ड। तो कमर्शियलाइजेशन है वो, और नेशनलाइजेशन है कमर्शियलाइजेशन। तो नाउ यू हैव टू थिंक आउट राज्य का क्या काम होगा और वाणिज्य का क्या काम होगा। तो वाणिज्यकरण क्या है और राज्यकरण क्या है, ये जब तक आप फैसले नहीं करेंगे समाज में तो आप दिक्कत में रहेंगे। इसी तरह फिर पहले से अगर भारतीय समाज की बात करें, प्राचीन जो सनातन धर्म का से पुरातन व्यवस्था है, तो उसमें तो चार कर्म है: कृषि, वाणिज्य, राज्य, नेतृत्व। तो कृषि कर्म, वाणिज्य कर्म, राज्य कर्म, नेतृत्व कर्म, चार प्रकार के कर्म हैं। चारों प्रकार के कर्म जो हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं और इनमें किसी का दखल करने की किसी को जरूरत नहीं। एक दूसरे के कामों में दखल ना करें। जैसे कि किसान जो खेती करना चाहता है तो उसमें कोई विधेयक लिए चले आ रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। किसानों को जैसा खेती जो करना उन्हें करने दो।
वाणिज्यिक क्षेत्र में सरकार का दखल निरर्थक है। इसी तरह राज्य के क्षेत्र में नेतृत्व का दखल वो घुस के खुद ना करें, उनको करने दें। नेतृत्व का काम नेतृत्व करता लोग करें। और आजकल तो नेता कहता है जनता की सेवा कर रहा है, सेवा का कार्य जो है वो लोक सेवा आयोग का है। नेतृत्व आयोग कहां से घुसा जा रहा है? राजनीति तो नेतृत्व के लिए। आप नियम नीति निर्णय कीजिए जाके, आप सेवा करने कहां चले जा रहे हैं? जनता की सेवा। जब भी नेता कोई जनता की सेवा करने लगे, मार्गदर्शन करने के बजाय, नेतृत्व करने के बजाय, तो समझ जाओ कुछ फ्रॉडुलस इंटेंशन है। तो हर नेता आजकल पूरी जिंदगी जनता की सेवा करता है। किसी की बेटी के ब्याह में 5,000 रुपए दिया है, बोले जनता की सेवा। किसी गरीब को चड्डी बनियान बांटाया, जनता की सेवा कर। तो ये सब सेवाओं की जरूरत नहीं। किसी को समोसा बांटाया, जरूरत नहीं है सेवा। आप नेतृत्व कीजिए अपना काम। सेवा का कार्य जो है और राज्य का है वो करेगा। लोक सेवा आयोग अलग से बना हुआ। लोक माने जनता, सेवा माने जनता की सेवा। तो लोक सेवा आयोग अलग से है और वो प्रशासनिक क्षेत्र के लिए, राजकीय क्षेत्र। तो शासन एक अलग बात है, नेतृत्व से संबंध है उसका। और प्रशासन जो है वो राजकीय क्षेत्र है। तो सभी के काम अलग अलग हों, तो एक दूसरे को दखल करने की जरूरत नहीं। और इन सभी कामों से लगभग उतने एवरेज आय होनी चाहिए जितने की अपेक्षित है। ये औसत मध्यम दर्जे की आय कम से कम उतने से हो सके सामान्य परिश्रम द्वारा। औसत मध्यम दर्जे के परिश्रम द्वारा औसत मध्यम दर्जे के स्तर की आय जितने संसाधन से हो जाए उतना कृषि क्षेत्र में कृषि संसाधन दीजिए, वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक उतनी पूंजी सुलभ कराइए, राजकीय क्षेत्र में उतना वेतन दीजिए, प्रत्येक कर्मचारी को, और नेतृत्व क्षेत्र में उतना ही उसको भत्ता प्रदान करिए जो औसत मध्यम दर्जे तक सेटिस्फाई करता हो। तो ये अगर फेल्यूर हो तो कैसे? क्योंकि फिर तो गरीबी आएगी समाज में, घरों में गरीब। अब औसत मध्यम दर्जे की अगर आय नहीं है तो उससे नीचे होने लगे। मान लीजिए कि आपके दोनों हाथ ठीक थे तो आप ज्यादा काम करते थे, फिर आपका एक हाथ मान लीजिए टूट गया तो आपका हाथ का बीमा कराने की जरूरत नहीं है। आय का बीमा की बात करो तो उतनी इनकम मान लो नहीं हो पा रही, उतना काम नहीं कर पाता, तो उसकी आय गिर गई। अब आय गिर गई तो घर तो नहीं चलेगा, तो उसकी आय का बीमा होना चाहिए। तो हाथ का कोई क्राइटेरिया नहीं बनता कि हाथ का बीमा कर दिया। हाथ का बीमा क्या होता है? हाथ टूट गया तो आपको इतना पैसा मिले, नहीं। पैर टूट गया तो इतना पैसा, आंख टूट गई तो इतना पैसा, ये नहीं। आय कितनी कम हुई, और अगर आय कम नहीं हो रही, सामान्य ही है तो चलने दो। तो एक ऐसा बीमा जो आय का बीमा करता हो, इनकम इंश्योरेंस पॉलिसी, तो दैट इज टू बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट। और वो एक इंश्योरेंस फंड बनाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। उसमें हमने दिया हुआ है कि 1% टोटल बजट का 1% राशि इंश्योरेंस फंड में जाना चाहिए। और उस पैसे से जिस किसी की भी इनकम गिर जाती तो जितनी मात्रा में गिरी, जैसे कि मान लो कि आपने ये मान लिया कि 10,000 रुपए न्यूनतम औसत मध्यम दर्जे की आय हो, हर महीने लोगों को हो जानी चाहिए। तो 10,000 रुपए मान लो कि वो 10 से नीचे कमा पाया, वो 8,000 कमा पाया, तो यूबीआई का सिद्धांत क्या कहता है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम की एटलीस्ट आपको फिर उतना, अगर न्यूनतम लिया गया तो 10,000 उसकी पूर्ति होनी चाहिए, है ना। तो 8 कमाया तो कितना घटा? 2,000। तो 2,000 की भरपाई वो इंश्योरेंस फंड के द्वारा होनी चाहिए।
और ये इंश्योरेंस टू ऑल, ये प्रत्येक परिवार जो भी रोजगारी परिवार, उसको प्रत्येक को जो भी आय उसकी गिरी तो उतनी उसकी भरपाई उस महीने में होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चों का, उसके घर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, उसकी जो चलने वाली आय थी अभी तक उसके अनुकूल। अगर किसी ने मान लीजिए कि 5,000 रुपए ही कमा पाया कोई किसी कारणवश, तो अगर वो कम कमा पाया है तो 5,000 रुपए 60 हुआ, तो 5,000 रुपए उसको और दे दिए जाए। इससे क्या होगा कि उसके घर परिवार की स्थिति क्यों की तरह है। अच्छा, इसमें कोई ये पूछ सकता है कि ऐसे में तो लोग अकर्मण्यता करके और वो तो अपनी आय नीचे रखेंगे ताकि उनकी भरपाई होती रहे। ना ना, वो घाटे में रहे, वो तकलीफ में रहे। क्यों? औसत तो मान लीजिए कि आपने जो औसत मध्यम दर्जे की आय दी है 50,000 रुपए, और न्यूनतम की भरपाई आप करने वाले हैं तो मान लीजिए न्यूनतम को आपने 10,000 रुपए माना। अभी जैसे गवर्नमेंट ने 6,000 एक्सेप्ट किया है, तो कांग्रेसियों ने खासतौर से 6,000 रुपए होनी चाहिए, तो हमने दिया था उनको एक प्रस्ताव, तो कांग्रेस ने अपने प्रपोजल में इस यूपीआई का 6,000 रुपए एक्सेप्ट किया है कि लोगों का लगभग जो एक सामान्य आय है वो 6,000 के आसपास लोग ऐसा मान रहे हैं। तो मतलब अगर 200 रुपए कोई कमाता हो तो 2 तिहाई 6, तो महीने में उसके लगभग 6,000 रुपए बैठेंगे। तो 200 गुणे 30 करें तो 6,000 के आसपास बैठेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ एवरेज, तो 6,000 वो कहते हैं कि 6,000 की भरपाई कर देते हैं। तो चलो ठीक है, कोई तो मानो कहीं तो क्राइटेरिया पहुंचे, लेकिन इतना भी नीचा मत मानो उसको कि कोई लाभ ना हो। अच्छा, तो आप अपनी इनकम कितनी गिराओगे 50,000 से, और कितनी गरीबी में चले? अच्छा, रिसोर्स तो आपको पूरा मिला हुआ है। एक आदमी मान लीजिए कि किसी को कोई सरकारी पद पे नियुक्त हुआ, 50,000 रुपए का वेतन उसे सामान्यतः मिल रहा, कई दिन छुट्टी मारने के कारण उसकी वेतन कटता रहा और वो गिर गया, 10,000 से नीचे चला गया। अब मान लीजिए कि 8,000 आया, तो 8,000 कितना गिराएगा 2,000 पाने के लिए? 50,000 से 8,000 आएगा, इतना गिराएगा अपनी सैलरी, इतनी गैप मारेगा, कितना मतलब बौड़म पने से गुजरना पड़ेगा उसको ना। तो दुनिया में इतना भी बौड़म कोई नहीं, इसलिए ज्यादा चिंता ना करें कि सरकार को कोई घाटा हो जाएगा। नहीं, घाटा नहीं। और फिर जब इतना ही बौड़म तुम्हारी संस्कृति पैदा कर रही है तो भरपाई भी करो, इसमें दिक्कत क्या है? जब इतना गिरे हुए हो सामाजिक रूप से, तो चलो ठीक है, या तो सामाजिक उत्थान की बात करो, कुछ उनका चाल चलन ढंग ढंग कुछ अच्छा करो, उनको तामसिक चीजें धीरे धीरे वो बंद करें, और थोड़ा रजोगुणी हो, हलचल मचाएं, सतोगुण बढ़ाएं, तो इससे ऊपर उठेंगे, ज्यादा क्रियाशील होंगे, ज्यादा सक्रिय होंगे, ज्यादा चैतन्य होंगे, तो फिर बेहतर काम कर पाएंगे। तो लोग फिर कुछ ना कुछ सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने लगेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देने वाले की कैसे ज्यादा अच्छा एक्टिव बन सकें, अधिक सचेतन, अधिक प्रतिभाशाली, अधिक अच्छे वर्कर, ये बनाने वाले सेंटर्स खुल जाएंगे, तो आपको ऊंचा उठाएंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आदमी इतना गिराना पसंद करेगा। तो अगर 10 कमाने वाला, मतलब 10 से भी नीचे अगर चला जाता है उस औसत से किसी भी कमाने वाले को, तो उतने की भरपाई करके उसको एक न्यूनतम औसत जो मध्यम है उतना उसको कर दिया जाए, और जैसे ही अगले महीने वो फिर से नॉर्मल हो जाता है तो फिर बंद हो जाएगा। तो कम से कम एक उतनी आय उसके परिवार की रहेगी कि उसका खाना खर्चा उस लेवल का चलता रहेगा। तो ये सामाजिकता बहुत अच्छी होगी, ऊंचे दर्जे का समाज कि सभी को साथ लेके चल रहे हैं।
और ये कितनी अच्छी बात होगी। तो 102 नंबर प्रस्ताव जो है वो आपकी एक जो एक्सपेक्टेड जो निर्धारित इनकम है संवैधानिक रूप से इसको बनाया जाना चाहिए और एक विधेयक बना के इसको लागू किया जाना चाहिए कि उतने तक इसके आय की भरपाई उस फंड द्वारा की जाएगी। तो इस तरह से सभी को आय का इंश्योरेंस कवर, आय का बीमा, ये सुलभ हो जाएगा। तो ये 102 नंबर न्याय प्रस्ताव जो है न्याय धर्म सभा का, ये बहुत उपयोगी है, कीमती है। सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में हम लोग इसे धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं और ये सब मजबूर है। हमारे 111 प्रस्ताव धीरे धीरे हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल करने को विवश होगी और उसके बिना वोट ही नहीं मिलेगा। कहां जाओगे बात? जनता अब जागरूक होती जा रही है, हम लोग उसे जानकार और जागरूक बनाए दे रहे हैं। पूरे देश में हम लोग इसका न्याय का प्रचार प्रसार करके सभी जगह जनता को जानकार और जागरूक बनाए दे रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा कि हम लोगों की न्याय धर्म सभा पार्टी सत्ता में आए या ना आए, इन पार्टियों पर इतना दबाव पड़ेगा, इन पार्टियों पर इतना दबाव पड़ेगा कि वे उसको लागू किए बिना रह नहीं सके। वो डरेंगे कि नहीं तो न्याय धर्म सभा को पब्लिक वोट देने लगेगी। तो न्याय धर्म सभा की उपस्थिति चुनाव में बहुत बड़ी बात है। वो कभी न जीते चुनाव, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतना इसके पास फर्जी पैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये किसी से इस तरह का चंदा एक्सपेक्ट करती ना। कोई इसको चंदा क्यों देगा? ये तो न्याय के लिए काम कर रही है। तो कोई भी सेठ, हर सेठ जानता है कि वो तो अन्याय पर ही टिका हुआ है, शोषण पर ही टिका हुआ है। तो हर बड़ी कंपनी जानती है कि वो अपने मजदूरों और नौकरों और श्रमिकों का शोषण करके ही वो सारा लाभ क्रिएट करती है। इसीलिए पीपुल अगेंस्ट प्रॉफिट का अब यूरोप और अमेरिका में आंदोलन शुरू हो गया, क्योंकि प्रॉफिट इज क्लियर कट शोषण, exploitation is the profit. कि how much you exploit your laborers, that is called profit. जितना आप उनका वेतन काट लेते हो उतना ही आपके पास बैलेंस बच जाता है। उस बैलेंस को आप दिखाते हो कि दिस इज योर प्रॉफिट। क्योंकि किसी भी उद्यम में कहीं कोई प्रॉफिट होता ही नहीं। जितना आप 3 चीजें इन्वेस्ट करते हो, श्रम, पूंजी और सुविधाएं, तो जितना सुविधा यूज किया उसका टैक्स दे दिया, जितना पूंजी लगी उसको रीस्टेट कर दिया। अब जो बचा है वो तीसरा बचा, तो तीसरा वाला जो श्रम है उसको चुका दो, जो बचा, बात खत्म हो गई। अब ये चुकाने के बाद इसमें तो जीरो हो जाता है। जब अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने कहा कि उनको आभूषण चाहिए और राजाओं के पास चलो, तो कोई बैलेंस ही नहीं था। उन्होंने कहा कि बहुत सारा दाम देंगे, उनसे लेके आभूषण बनवाओ। तो वो जब गए तो किसी भी राजा के पास, जो मनुष्य लोग था, उसमें किसी के पास कोई बैलेंस था ही नहीं। सब जितना आया उतना गया, जितना आया उतना जनता से आया, जनता को गया। तो उतना ही लिया जाता है जितना व्यय करना है, बचाया जाता ही नहीं उसमें से एक पैसा भी किसी को कुछ दिया जा सके अलग से। तो हर उद्यम में, चाहे वो सरकारी हो चाहे जो हो, कहीं भी जो फंड आता है वो फंड श्रम का ही प्रतिफलन है, बाकी चीजें कांस्टेंट है। बाकी चीजें कांस्टेंट है कि जैसे आपने पूंजी 100 रुपए लगाई तो 100 रुपए निकाल के आप रख दीजिए। सुविधाएं कोई इस्तेमाल की हैं तो उसका एक हिस्सा टैक्स चुका दीजिए सरकारी। अब जो बचा है उसी को, किसका हिस्सा बचा? वो श्रम का। अब इसी में से आप जो भुगतान नहीं कर रहे हैं,
जितना श्रम के पक्ष को भुगतान नहीं करेंगे जितना, उतना ही आपको इधर बैलेंस बच जाएगा। तो बैलेंस जो बचता है उसी को कहते हैं दिस इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है आप समझ गए? कटौती फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी की कटिंग, तो वो जो काट के रख लिया वो प्रॉफिट के रूप में दिखाया। तो प्रॉफिट वॉफिट तो कुछ होता नहीं। तो जितने लोग हैं वो भैया, जितने भी कोई उद्यमी हैं, जितने कंपनियां हैं, जितने कोई ऐसे लोग हैं, सेठ हैं, बड़े प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, उन्हीं के पास फर्जी पैसा है सब, माने शोषण वाला, प्रॉफिट वाला। तो वो जो पैसा है वो जस्टिफिएबल है ही नहीं। तो वो न्याय के लिए कोई अगर पार्टी प्रचार प्रसार कर रही होगी, उसके अलावा दूसरा काम कभी करेगी नहीं, तो इसको चंदा कौन देगा? और ये 30-32 साल से न्याय धर्म सभा प्रचार प्रसार कर रही है, आज तक कोई चंदा इसे देता क्यों नहीं? बताओ कौन देता है चंदा? अभी तक तो इतनी स्थिति थी कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए इसका जुगाड़ नहीं हुआ, तो 30 साल तक तो इसका बैंक अकाउंट ही नहीं था। ऐसी चल रही। इसके लोग अपना खुद ही पंपलेट छपवाओ, खुद ही जाओ प्रचार प्रसार करो, बांटो। इसके कार्यकर्ता इस तरह के होते हैं, कोई भी पेड कार्यकर्ता नहीं इसके पास। तो ये सभी के घोषणा पत्रों में ये आने वाला है, न्याय धर्म सभा के सभी प्रस्ताव, क्योंकि न्याय संगत है, न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, पब्लिक को पता चल जाए तो आप उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। श्रमिकों को पता चल जाए कि अच्छा ये तो हमारा ही पैसा काट के रख लेते हैं, उसी को प्रॉफिट बताते हैं। अच्छा, अगर रोजगार दे दिया जाए, अगर एम्प्लॉयमेंट टू ऑल की पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी जाए, तो ही प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। आप जानते हैं कि इतने बेरोजगार क्यों रखे जाते हैं किसी भी कंट्री में? जिस कंट्री में बेरोजगारी की दर शून्य हो जाएगी, उस कंट्री में प्रॉफिट की दर शून्य हो जाएगी। आप करके देख लीजिए, नहीं मानते? एक औसत मध्यम दर्जे के रोजगार उतने आएगी, रोजगार का साधन सुलभ कराइए, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स, एंड देन सी व्हाट हैपेंस। आप समझ जाएंगे, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। जो काम करेगा दुकान में उसी के घर खाना जाएगा केवल। जो अपने दुकान में किसी दूसरे को नौकर बनाएगा और खुद नहीं काम करेगा, तो उसको प्रॉफिट शून्य होने के कारण उसका घर नहीं चलेगा, केवल नौकर का ही घर चलेगा, तो वही मालिक हो जाएगा दुकान का। अब समझ लीजिए आप, खेती में जो काम नहीं करेगा किसान, उसका घर नहीं चलेगा फिर, क्योंकि नौकर तभी मिलेगा जबकि वो जमीन का मालिक हो जाए। नहीं तो कहेगा हम क्यों, हमको तो रोजगार मिल ही जाएगा, तो हम तुम्हारे वाले में, तुम्हारे रोजगार में हम क्यों आए नौकर बनने? हम अपने रोजगार में स्वयं काम करेंगे, हमको खुद जमीन मिल जाएगी, किसी भूमि 5 एकड़, तो हम तुम्हारे वाले जमीन में क्यों आए? तुम बड़े जमींदार बैठे हो, तो एक दाना गेहूं का ना उगेगा मेहनत किए बिना। तो तब क्या होगा? प्रॉफिट विल बिकम्स जीरो। तो जब प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, तो जितने भी उद्यमी हैं वो उद्यम क्यों लगाएंगे? फिर कौन लगाएगा उद्यम? ये जो लेबर है, ये तो कहेगा हम तो काम करते ही भाई, हम तो कर लेंगे। उनको नौकर मिलेगा। अगर आपने रोजगार दे दिया तो नौकरी के लिए एक भी आवेदन नहीं आएगा। आप सोच के देख लीजिए, एक भी आवेदन नहीं आएगा। एम्प्लॉयमेंट टू ऑल की घोषणा कर दीजिए, एक भी आवेदन, कहीं एक भी नौकरी के लिए जितनी लाइन लगी है सब जगह लाखों की संख्या में आवेदन जाते हैं,
4 चपरासी की वैकेंसी निकाल दो, भरमार हो जाती है। ये भरमार हो नहीं जाती है, ये भरमार बनाई गई। तो ये सब सोचा समझा बदमाशी के द्वारा होता है। तो ये कोई आप समझ लीजिए कि आपको नौकरी तभी तक मिलेगी जब तक कि आप बेरोजगार रहेंगे। वैकेंसी तभी तक निकलेगी जब तक आप बेरोजगार रहेंगे। जिस दिन एक भी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा उस दिन वैकेंसी क्यों निकलेगी? अब किसके लिए निकलेगी सोचो। अब वैकेंसी निकालेगा कौन? जब जिसको काम करना है वही अपना उद्यम खोले बैठा है तो वैकेंसी किस बात की? आप समझ लीजिए लफड़ा पूरा। इसीलिए अंग्रेजों के जाने से या मुगलों के जाने से भारत छोड़कर कभी आपकी गुलामी नहीं टूटेगी, क्योंकि गुलाम आपको आपका सगा भाई ही बनाए रहता है। गुलामी बाहर से नहीं आती। और तुम गुलाम इसलिए बने रहते हो क्योंकि तुम सत्यनिष्ठ नहीं होते। तुम्हारी बेईमानी तुमको गुलामी की तरफ घसीटती है। अगर तुम सत्यनिष्ठ हो जाओ तो तुम दूसरों से नफरत करना छोड़ देते हो और जहां कुछ लोग मिलते हो बैठ के कोई काम शुरू कर देते हो और तुम बेरोजगार नहीं रह जाते। अधिक लोग मिलकर काम करोगे तो इससे फायदा ये होता है कि तुम्हारी बेरोजगारी मिट जाती है। तुम हर काम में सफल हो जाते हो, हर काम तुम्हारा सरल हो जाता है। जो एक को नहीं बनता वो दूसरा कर देता है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए धर्म ने आपको शादी के लिए प्रेरित किया कि 1 से भले 2, 2 से भले 4, लेकिन छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। और जब बट गया संसार तो लुट गया संसार। जो बटा वो लूटा, वो पिटा वो कुटा, नहीं बटा तो नहीं कुटा पिटा। जो नहीं बटा तो नहीं पिटा। ये जब तक तुम बढ़ते रहोगे, इसीलिए कूटनीति कहती है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड माने बांटो, तोड़ो फोड़ो, लोगों को एक को दूसरे से अलग करो और वो अलग करेगी ताकि तुमको गुलाम बना सके। तुम जैसे ही अलग होते हो तो तुम्हारे काम नहीं हो पाते, तुम्हारा खेल जिंदगी का रुकने लगता है। जैसे अच्छा खासा क्रिकेट चल रहा है, बॉलर को भड़का दो कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इधर से बॉल फेंकते हो, वो दाढ़ से मारता है तुम्हारे बॉल, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हो। अब बेइज्जती कुछ नहीं, लेकिन आपको ये समझना ना रहे। आप समझ जाओ तो आपको बेइज्जती की अनुभूति चालू हो जाएगी कि तुमने बॉल फेंकी, उसने दाढ़ से उसको दिया यार, कितनी बेइज्जती है तुम्हारी। और तुमको ये होने लगेगा अनुभव कि तुम्हारी बेइज्जती हो रही, तो वो तुमको सबसे पहले मान अपमान और स्वाभिमान और राष्ट्रीय स्वाभिमान और भारत स्वाभिमान और फला स्वाभिमान और स्वदेशी और इस तरह की बातें वो सबसे पहले तुमको पढ़ाएगा, तुमको लगातार बेइज्जती की अनुभूति कराएगा। और जब तुम बेइज्जत होने लग जाओगे तो हर दूसरे की मुस्कान भी तुम्हें बेइज्जत करती है। द्रौपदी के हंसने से भी अपमानित हो जाता है दुर्योधन। तो जब तुमको परस्पर बुराव सिखा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो तोड़ते हैं और आप पर राज करते हैं, आप कमजोर बना देते हैं। तो ये बड़ा सोचा समझा सब कारोबार है। तो आप लोग सावधानी बरतें। इतनी बुद्धि आने तक ही आप गुलाम हैं। जैसे जैसे आप समझदार हो जाएंगे तो आपकी गुलामी टूट जाएगी। ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। तो जितना ज्ञान आपका बढ़ेगा उतना आप मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, छुटकारे को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति आपको हासिल हो जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चलाना पड़ेगा। आप बस समझदार बनो, स्वतंत्र हो जाओगे, समझदार बनो, स्वतंत्र हो जाओगे। बोध मात्र जब तुमको
स्वतंत्र बनाता है। सत्य का ज्ञान मात्र ऋति ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती। जैसे ही तुम सही बात को जान जाते हो तो सही बात को धीरे धीरे मानने भी लग जाते हो। जो जानेगा वो मानेगा, जो नहीं जानेगा वो मानेगा भी नहीं। जो कम जानेगा वो कम मानेगा, जो ज्यादा जानेगा ज्यादा। पूरी तरह से जानता है तो पूरी तरह से मानता है, क्योंकि अगर तुम ठीक से कोई चीज जान जाओगे तो उसे ठीक से मान नहीं जाते हो। जिसे तुम जानते हो उसको मानते हो। और जानकारी अगर भ्रामक लिए बैठे हो तो तुम भ्रामक मान्यता वाले भी हो जाते हो। भ्रामक ज्ञान ही भ्रामक मान्यताओं को जन्म देती है। तो ये बहुत सावधानी बरतने की चीज है कि आप सही बातों को हमेशा जानने के लिए उत्साही रहो, उत्कंठित रहो, जिज्ञासु रहो। अज्ञान में ही चुपचाप बैठ करके और शुरू से ही पैदाइशी सर्वज्ञ और ईश्वर समझे बैठे हो तो लाज जूते की तैयारी रखो। जिंदगी भर कुटोगे और कभी डंडे की जूते की कोई कमी नहीं होगी। कारण बंधन, विवशता हमेशा कूटती रहेगी। सत्य तुमको जोड़ता है, बदमाश तुमको तोड़ता है। तो तुम जितना सत्य के हो जाओगे उतना इस बात से छूट जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो बदमाश है वो तुमको गुलाम बनाता रहता है, नौकर बनाता रहता है, तुमको रोजगार ही नहीं बनाता। तो नौकरी तुमको देता है, तुम्हें नौकर बनाता है, रोजगार नहीं देता। गुलाम बनाता है, मालिक नहीं बनाता। मालिक संसार, दुकान का जो मालिक है वो मालिक है, दुकान का जो नौकर है वो नौकर है। तो मालिक और नौकर कैसे पैदा हुए? दुकान रूपी रिसोर्स के कारण। ठीक है, रिसोर्स जिसके पास है वो मालिक, और रिसोर्स जिसके पास नहीं है वो गुलाम सिद्ध हुआ। तो इसीलिए रिसोर्सेस को भारत में ठीक से डिवाइड कर दिया गया कि कृषि, वाणिज्य, राजनीति, तो 4 रिसोर्स हो गए। चारों को अपना अलग अलग देखो, समझो। और उन चारों रिसोर्सेस को अपना अपना स्वतंत्रता पूर्वक काम करो, एक दूसरे के काम में दखल मत करो। तो जो कृषि का काम है, तो कृषि के काम क्या है? उसमें 3 चीजें होती हैं: खेती, उद्यान, पशुपालन। खेती बाड़ी करना, उद्यान माने बगीचा आदि लगाना। खेती बाड़ी के गेहूं, चावल, चीनी उगाना, समय गन्ना, सब्जी, टमाटर, आलू, बैगन, कुमड़ा, लौकी, एक खेती का काम। दूसरा है उद्यान रोपण। उद्यान में क्या होता है? उद्यान कहते हैं बगीचे को। तो बगीचा लगाते हैं, मतलब जैसे आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा, लीची का बगीचा, नींबू का बगीचा, संतरे का बगीचा, केले का बगीचा, ऐसे बहुत सारे। कई यूकेलिप्टस लगा रहे हो, कुछ नहीं तो लकड़ी उत्पादन। तो पेड़ लगाते हैं। फसलें लगाना एक अलग से, और ये पेड़ लगाना एक दूसरे प्रकार की चीज है। ये उद्यान कहलाता है। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरा काम होता है कृषि क्षेत्र में, वो है पशुपालन का। पशुपालन काहे के लिए? जैसे कि आप गोपालन करते हैं तो गाय से कई चीजें बनती हैं। जैसे कि उसका दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत उपयोगी है। घी, दही, मक्खन, जाने क्या क्या उससे बनता है। गाय पालने से कंपोस्ट की समस्या आपके साथ होती है। गौमूत्र, गोबर, ये दोनों कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी है। कंपोस्ट इससे जो मिलती है वो रासायनिक खाद वगैरह से बहुत श्रेष्ठ है। रासायनिक खाद से फसलें खराब होती चली जाती हैं और इससे फसलें खराब नहीं होती। टेस्ट फसलों का हमेशा अच्छा बना रहता है। तो ये बहुत उपयोगी है।
आजकल इसी को ऑर्गेनिक और रासायनिक खेती अलग अलग कहा जा रहा है। तो अब देखें, जो कृषि क्षेत्र है इसमें ये 3 काम हो गए, खेती, उद्यान, पशुपालन। वाणिज्य क्षेत्र में व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, कोई चीज खरीदना बेचना व्यापार कहलाता है। कोई चीज बनाना तब बेचना, जैसे पेन को खरीद के बेचना व्यापार, पेन को बना के बेचना उद्योग, और बिना कुछ खरीदे बनाए ऐसे ही सेवाएं देना, जैसे टेलरिंग का काम है, नाई का काम है, ये ना कुछ खरीद रहा ना बेच रहा है, सेवाएं केवल दे रहा है, तो सेवाओं का ही सीधे विक्रय कर रहा है, बल्कि ऐसा कर, तो उसके बदले वो शुल्क लेता है। तो इस तरह से व्यापार, उद्योग और व्यवसाय, ये 3 चीजें क्या हैं? वाणिज्यिक क्षेत्र के काम। और एक तीसरा काम समाज में राज्य का काम। तो राजकीय कार्य क्या है? वो भी 3 प्रकार के। पहला है, सबसे पहले मुद्रा प्रचालन, दूसरे नंबर पर है राजस्वार्जन, तीसरे नंबर पर है इस राजस्व के द्वारा लोक सेवा, जनता की सेवा, लोक पालन। वो सेवाएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? जनता को शिक्षा देना, जनता को रोजगार देना, जनता को आवासीय सुविधाएं देना, बस्ती, सड़क, पानी, बिजली, फिर जनता को संरक्षण देना। संरक्षण सेवाएं कौन कौन सी? जैसे चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, पीएफ, आश्रय, ये तमाम बातें। तो ये 4 सेवाएं हुई, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण। ये चारों सेवाएं जनता को प्रदान करना, ये लोक सेवा का काम है, लोक सेवा का कार्य। तो ये राजकीय कार्य है। अब आगे देखें, चौथा है नेतृत्व कर्म। नेतृत्व कर्म में क्या है? नियम, नीति और निर्णय, माने विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, ये 3 प्रकार के काम करना, ये लोक नेतृत्व कहलाता है। तो कृषि, वाणिज्य, राज्य नेतृत्व, ये 4 प्रकार के कर्म हैं, और चारों प्रकार के ये कर्म स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के काम में कोई दखल न करे, सब अपने अपने फील्ड का काम करें। तो वाणिज्य वाले उसमें सरकारी वाले में न जाए कि मुद्रा प्रचालन करने लग जाए, वाणिज्य वाले जो है वो राजस्वार्जन न करने लग जाए, टैक्स वसूली न करने लगे। वाणिज्य वाले शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण देने का नाटक न खेले। अभी बढ़िया कहता हम रोजगार देंगे, तुम काहे दोगे? रोजगार देने के लिए जब राज्य कायम है तो तुम काहे रोजगार दोगे? तुम गुलाम बनाओगे और कहोगे तुम रोजगार दे रहे हो। रोजगार देना है तो अपनी दुकान उसके नाम पे कर दो, तो हम समझ जाएंगे तुमने रोजगार दिया। तुम तो नौकर बना रहे हो उसका और रोजगार बोल रहे हो उसको। नौकरी रोजगार नहीं होता, गुलामी। नौकर कभी मत बनो किसी की। जब भी कोई नौकर, तो कोई दुकान पर बुला के, अपनी फैक्ट्री में बुला के और कहता है तुम नौकरी ले लो, नौकर बन जाओ, नौकरी के लिए आवेदन करो, तो तुम कह देना कि नहीं, ये फैक्ट्री हमारे नाम पे करोगे क्या, उससे पूछो। रोजगार देने के इच्छुक हो तो ये फैक्ट्री हमको दे दो, और तुम बैठो शांति से। दुकान में रखना जो करो, दुकान हमको दे दो, अब तुम अपने घर जाओ। तो क्या तैयार हो जाएगा रोजगार देने आपको? नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि बनिया कभी रोजगार नहीं दे सकता। फिर कौन देगा? राज्य। राज्य के पास राजकोष है, उसके माध्यम से, उस राजकोष के पैसे से आपको जमीन खरीद के 5 एकड़ जमीन दे देगा। अगर आप किसान हैं, नहीं है जमीन तो रोजगार नहीं है, तो फिर रोजगार है, 5 एकड़ कृषि भूमि ले लीजिए। फिर आपके पास अगर मान लीजिए कि वाणिज्यिक पूंजी नहीं है, वाणिज्यिक क्षेत्र के आदमी IQ वाले हैं, PQ से ऊपर है, तो आपको रोजगार देना माने वाणिज्यिक पूंजी देना, ये सरकार का काम। उसके लिए उसके पास राजस्व है। बनिया के पास कौन सा राजस्व है? कहां से रोजगार देगा? इसका मतलब है गलत फहमी में
ये गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा, कि बनिया रोजगार देता है। बनिया रोजगार क्यों देगा? वो तो रोजगार का मालिक स्वयं बना बैठा है, अपना ही रोजगार संभालने बड़ी बात है। इतनी औकात बनिए में कहां जो रोजगार दे सके किसी को। रोजी उपलब्ध कराना, रोजगार के संसाधन देना, ये सरकार जैसी बड़ी हैसियत की चीज इसलिए बनाई गई। राज्य का कार्य शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण प्रदान करना। तो अब आप देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी के द्वारा आपकी इनकम सुनिश्चित होगी। तो काम ये सारे सेट हैं, इन चारों कामों को अपना अपना लोग ठीक से करें। इसी के लिए प्राचीन काल में सनातन धर्म में एक व्यवस्था दी गई थी वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत, कि 25 साल पहले सबको शिक्षा उपलब्ध करा दो और उसके बाद रोजगार का एक संसाधन सुलभ कराओ, और उसके लिए इसका वरीयता क्रम देख लो कि PQ है कि IQ है, EQ है, SQ है। इसी को प्राचीन काल में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण की उपाधि कहा जाता था। ये जातियां नहीं थी। ये पढ़ने लिखने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में ये तय होता था 20 से 25 साल की उम्र में कि कौन क्या है। जैसे आज 18 साल में आप वयस्क हो जाते हैं, तो 18 साल में आपका काउंट हो जाना चाहिए कि इसके बाद आप काम के लिए योग्य हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको एक काम की ट्रेनिंग दे दें। तो इस 18 के बाद कभी भी आप तय कर लो, 18 से 25 के बीच में आप तय कर लो कि ये किस वर्ण का है और उसकी ट्रेनिंग दे दो 5-6 साल। ट्रेनिंग देने के बाद आप उसको आगे ले जाओ गृहस्थ आश्रम में। तो जब गृहस्थ आश्रम माने विवाह के लिए, तो विवाह से पहले आप उसको ये रोजगार दे दो, बल्कि विवाह का अभिप्राय रोजगार रख दो। विशेष रूप से कार्यभार वहन करना, उसका अर्थ विवाह का मतलब विशुद्ध रूप से रोजगार ही होता है। लेकिन धीरे धीरे प्रचलन में आते आते कुछ का कुछ हो जाता है। तो चलते चलते अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विवाह संस्कार जो है वो रोजगार के लिए था, और शादी जो है वो विवाह नहीं है, वो पाणी ग्रहण संस्कार था। लेकिन समय के साथ सब चीजें बदल गई, तो मूल्य बदल गए, शब्दों के अर्थ बदल गए, तो कुछ का कुछ हो गया। तो विवाह संस्कार के द्वारा आपको रोजगार संस्कार है, एक रोजगार आपको मिलता है, एक संसाधन मिलता है। कृषि, वाणिज्य, राजनीतिक, तो 4 में से एक संसाधन, और उतनी सीमा तक जितने में एक औसत मध्यम दर्जे की आर्थिक आय आपको प्राप्त हो सके, औसत दर्जे के परिश्रम द्वारा। औसत मध्यम दर्जे के परिश्रम द्वारा औसत मध्यम दर्जे की आर्थिक आय उत्पन्न कर सके, इतना औसत मध्यम दर्जे का आर्थिक संसाधन आपको सुलभ कराया जाना ही गृहस्थ आश्रम का मूल उद्देश्य है। अब इसके बाद कोई झगड़ा बचे तो हमको बताना कि 25 साल पढ़ा दो, उसके बाद एक कर्मपद संपदा का इसे मालिक घोषित कर दो। कभी ये गुलाम नहीं बनेगा, कभी नौकरी के लिए आवेदन नहीं करेगा, ना नौकर बनेगा ना नौकर बनाएगा। सब अपना अपना काम करेंगे और मालिक की तरह सब रहेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था जब भी वापस आएगी सब मालिक हो जाएंगे, एक भी गुलाम नहीं मिलेगा। जातिवाद भी समाप्त हो जाएगा, जातीयता क्रम समाप्त होकर ये वरीयता क्रम आ जाएगा। जाति समाप्त होकर जाति व्यवस्था खत्म होकर वर्ण व्यवस्था आ जाएगी। ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लोग खुद ही स्वीकार कर लेंगे ज्ञान विज्ञान के विकास के कारण, और ये सब नाटक खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे इस सामाजिक पूरी संरचना चाहिए, ना कि किसी को सुधारना है या हम बदलेंगे युग बदलेगा। नहीं, नौटंकी मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके बदलने से युग बदल जाएगा। पागलपन छोड़ो, इतना अहंकार ठीक नहीं। या आप एक चींटी मटे की तरह हैं और आप बदल गए, दांत अपना आगे से पीछे लगा लिए, तो उससे मतलब युग बदल जाएगा। बढ़िया है। मोजा निकाल के कान में पहन लिए, तुम बदल गए, अब युग बदल गया होगा। जूता उल्टा पहन लिए, बाएं का दाएं में दाएं का बाएं में, बदल तो गए, तो तुम बदल गए, अब युग बदल गया होगा। तो ये झूठे नारे हम सुधरेंगे युग सुधरेंगे, डॉक्टर काबरा जी लोग
75 साल की उम्र तक यही जनता को सुधारने में लगे रहे और हर एक को बताते रहे कि तुम अखंड ब्रह्म हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। नहीं भैया, चींटी चाहे जितना ट्राई करे, हाथी जैसा बरगद नहीं उड़ा सकती। नहीं, नाहक ऊट पटांग बातें बता बता के सबको कि तुम सब कुछ कर सकते हैं। कहां से सब कुछ कर देगा? बेकार की बातें पढ़ाते हो। ये मोटिवेटर जो इस समय बनिया स्तर का, IQ स्तर का आदमी जो मोटिवेटर बना टहल रहा है, यही सारी समस्या की जड़ और बना हुआ है। फालतू लोगों को मोटिवेट करके मानसिक तनाव की ओर ले जा रहा है। तू सब कुछ कर सकता है। कहां से कर देगा वो सब कुछ? आदमी अपनी गुणवत्ता, कौशल, क्षमता जितनी विकसित है उतना ही कर्म कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं। जो PQ स्तर का आदमी है वो गाय पर निबंध भी नहीं लिख सकता 5 लाइन का। उसके लिए IQ चाहिए, कुछ कल्पना शक्ति चाहिए, विचार शक्ति चाहिए, तर्क शक्ति चाहिए। मानसिक विकास नहीं है तो आप 5 लाइन गाय का निबंध भी नहीं लिख सकते। एक ट्रैक्टर ट्राली पत्थर जरूर लोड कर दो, वो तुम्हारी क्षमता में है PQ वालों। लेकिन IQ वाले से कह दो कि एक अच्छा संगीत लिख दो, अब फिर पसीना छूटेगा, गीत न बनेते रहते और सोचते हो शास्त्र ज्ञान है बड़ा ऊंचा, आत्मा परमात्मा से उतरा चला रहा है, सीधे आसमानी किताब लिखे दे। तो ऐसा थोड़ी होता है। आपकी जो औकात है आप वही रहोगे, चाहे जितना आप एक दूसरे को मोटिवेट करते रहो। तुम तदसी, तू ही ब्रह्म है। अरे खाक ब्रह्म हो जाए, अगर PQ है तो PQ ही रहेगा। जब तक स्कूल नहीं जाएगा तब तक IQ उसका ठीक से काम नहीं करेगा। शिक्षा के द्वारा ही हो, जैसे जैसे शिक्षण होगा, विषयों का बोध बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका IQ एक्टिवेट होगा। अब विषयात्मक नहीं है, विषयों का बोध नहीं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को नहीं पहचानता है, उस पे एक्टिव नहीं होता है, तो उसका मन काम नहीं करेगा। तो समझ लें कि जिंदगी सामान्य नहीं है जैसा समझ रहे। एक विकास यात्रा है लंबी, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में बटा हुआ है। वैसे भी विकसित होते होते ऐसे घूमता है, सौर चक्र है। फसल विकसित होती है सौर चक्र। तो समझ लें कि सुबह ही सूरज को कह दो कि खूब तपा दो। अरे कहां से तपा देगा? अभी तो सुबह का सूरज विकसित होते होते दोपहर तक में तपा के दिखाएगा नहीं। तो समझ लें विकास यात्रा के सिद्धांत को, उसके अनुसार ही जगत चलेगा और उसके अनुसार सबके जो जिस स्तर का है विकसित, उस स्तर का उसे संसाधन दे दिया जाए। उसके अनुसार इतना संसाधन हो कि उतनी औसत मध्यम दर्जे की आय प्रत्येक अवस्था में, आर्थिक उसका स्तर उसी के जैसा बना रहेगा। ऐसा सनातन धर्म का वर्णाश्रम सिस्टम है। तो जब आप समझ जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी। ये व्यवस्था जैसे जैसे खुलती जाएगी वैसे वैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई सबके सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। सत्य जितनी मात्रा में खुलता जाएगा उतनी मात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई ये सब ने छुट्टी पाई। सबसे जनता भी मुक्त हो जाएगी और सब ऑटोमेटिकली सही ढंग का परिवेश देखेंगे, सुंदर वातावरण देखेंगे और सुंदर जीवन जीने लगेंगे। आज भी आप लोग 2+2=4 अगर एक्सेप्ट करने के आदि हो जाएं, बचपन से ही एक दूसरे को समझाएं कि जो सही बात होती है मान जाएगा, सत्यनिष्ठ बने और सत्यानुशासन का पालन करें। आपको कभी कोई तकलीफ हो जाए तो हमको बताएं। ना कोई गुलाम बनाएगा, ना कोई गरीब बनाएगा, ना कोई भुखमरा रहेगा, ना कोई तकलीफ होगी। हर प्रकार की उसको सुविधाएं मिल जाएंगी, हर प्रकार के साधन मिल जाएंगे, हर प्रकार की चिकित्सा मिल जाएगी, हर प्रकार के दर्द से छुटकारा हो जाएगा, हर प्रकार की गुलामी टूट जाएगी, हर प्रकार। अंग्रेजों को खदेड़ने में जुटे हुए हो, अहंकार बस। अंग्रेजों को मत खदेड़ो, सत्य को अपने जीवन में उतारो। गांधी जी सत्य अहिंसा तो कर रहे थे, लेकिन खदेड़ते अंग्रेजों को थे।
सत्य के अनुकूल व्यवस्था नहीं दे रहे। हम तो कहते हैं कि भैया अंग्रेजों सब भारत चले आओ, खदेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं, भारत छुड़वाने की जरूरत नहीं। मुगलों और उपलों सुपलों जो भी हैं वो सब भारत ज्वाइन कर ले, कोई तकलीफ नहीं। सत्य तो सर्वात्मक है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। तो जब सब चले आएंगे तो अरब खाली हो जाएगा, इंग्लैंड खाली हो जाएगा, यही ना हुआ। तो वहां खेती यहां वालों को भेजी करवा दे। और जो आ गए उन्हीं से कहेंगे अब चलो वहां खेती करने चले, जहां जगह छोड़ के आए। तकलीफ कहीं नहीं है। सत्य की उपासना छोड़ दी है आपने ईश्वर की उपासना किया, आपने खुदा की उपासना किया, आपने इस्लाम पूजा, आपने हिंदुत्व पूजा, आपने बौद्धत्व पूजा, सत्य नहीं पूजते बन। खुदा पूज लिया, ईश्वर पूज लिया, राम पूज लिया, कृष्ण पूज लिया, कबीर पूज लिया, नानक पूज लिया, सबको पूज लिया, जीसस पूज डाला, मोहम्मद को पूज डाला, कुरान को पूज डाला, कुरान को पूज डाला, सब पूज डाला, सत्य को नहीं पूजा। सत्य क्या कहता है कि जो कुछ भी सही सिद्ध हो जाए ज्ञान विज्ञान की प्रयोगशाला, उसे मान जाया करो, दैट इज रिलीजन। तो छोटी सी रिलीजन की परिभाषा में इतना टाइम क्यों लग रहा है समझने? क्योंकि खोपड़ा काला पड़ गया है। खोपड़ी में ब्रेन की जगह कचरा भर गया, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या है। अरे छोटी छोटी सी बातें बड़ी स्पष्ट रहती हैं, अब कैसे नहीं समझ पाते हैं लोग, ये आश्चर्यजनक बात है। और आश्चर्य क्या है कि मनुष्य होते हुए भी इतना मूर्ख है। अरे पशु हो मूर्ख है ये तो ठीक है, क्योंकि उसमें बुद्धि के विकास की संभावना नहीं। मनुष्य होकर भी मूर्ख होना ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है। प्रतिष्ठा ही दांव पर लग गई आपकी कि आप मूर्ख हैं। आप बताइए कितनी बड़ी बात है, आप सही बातें नहीं समझ पाते कि 2 में 2 जोड़ने से 4 ही होता है। आप कॉन्फिडेंट नहीं, आपका कभी 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है। कहीं जहां लेना हुआ तो कहीं 5 हुआ जोड़, और जहां देना पड़ा तो कहीं 3 ही हुआ, और दोनों टाइम पे 4 हो रहा था जब, मगर बेईमानी बस 3-5 हो रहा है। तो ईमान डगमगाया है, निष्ठा डगमगाई। निष्ठा सत्य के प्रति होनी चाहिए। तो देव निष्ठा हो गई, दैत्य निष्ठा हो गई, सब खुदा निष्ठा हो गई, ईश्वर निष्ठा हो गई, हनुमान निष्ठा हो गई, शिव निष्ठा हो गई, सत्य निष्ठा छोड़ दी, तो बन गए बेईमान। तो देखें कहीं मूल में भूल हो रही, और जाग जाए समझ जाए तो ये सब समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। जितने लोग हमारे साथ खड़े हैं जो सही बात मान जाने की स्थिति में आ गए हैं, उनकी समस्याएं खत्म है। जो भी हमसे जुड़ा है कोई बताए उसको कहाँ समस्या है, कहाँ रोना है, कहाँ गाना है, हा? कोई भी बताए जो कनेक्टेड है हमसे, तो समस्या कुछ नहीं है, बेईमानी की समस्या है। मनुष्य होकर पशु तुल्य रहना समस्या है। मनुष्य होकर मनस तत्व है, मनोबुद्धि के द्वारा सही गलत समझ लिया करो, और सही गलत एक दूसरे को समझा दिया करो, बस बात खत्म हो गई। सही बात मान जाया करो, सही के अनुसार आचार व्यवहार किया करो, सारी समस्याएं खत्म। सत्य ये है इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। अब यहीं से लफड़ा होता है। जब दूसरा कोई नहीं है तो तुम अपने लिए जैसा चाहते हो वैसे दूसरे के लिए चाहो। आत्मना प्रतिकूला नहीं परेशान न समा चले, ये है वैदिक उद्घोष। बट यही छोड़ के आप लोग अपना अस्पताल बनाओगे बड़ा सा, अपनी डॉक्टरी, अपना मकान, 2 दीवार का मकान, लेकिन दूसरे का न बनने दोगे, और दूसरे के कैसे बने इसका चिंतन भी न करोगे। नहीं, और इसीलिए सत्य से भागना पड़ता है। सत्य कहता है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वैसे ही पड़ोसी के लिए चाहो। यही जीसस तुमको समझाया, यही मोहम्मद समझाया कि जो तुम्हें अपने लिए पसंद है दूसरे के लिए मत चाहो। यही वैदिक वचन ही मूल
श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो तुम्हें अपने लिए उल्टा जान पड़ता है वैसे दूसरे के लिए मत करो। जैसा अपना हित चाहते हो वैसा दूसरे का हित चाहो। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा पड़ोसी के लिए चाहो, तो सारे लफड़े सब खत्म। तुम अपने लिए तो रोजगार चाहते हो, दूसरे के लिए नौकरी। अपने पास दुकान रखना चाहते हो, दूसरे को उसमें नौकर रखना चाहते हो। उसकी दुकान बगल में नहीं बनने देना चाहते। अपने लिए शिक्षा चाहते हो, दूसरे के लिए टंग गोपाल। तो ऐसा कैसे चलेगा जगत? तो ये उल्टा जो दुराग्रह बना, ये सत्याग्रह के अभाव में बना। तो दुराग्रह से मुक्त होकर सत्य के आग्रही बनो। सत्य पर आग्रही भी नहीं बनना पड़ता, सत्य पर तो बस निष्ठा है, पर्याप्त है। आग्रह तो हट है, जिद है, तो सत्याग्रह की भी जरूरत नहीं। सत्य निष्ठा से ही काम चल जाता है। सत्य के प्रति निष्ठा है, सही बात जो भी मान जाया करो, उसी पर चलो, करो, और क्या चाहिए। दूसरे के साथ कोई गड़बड़ी ना करोगे। अब नहीं करोगे तो इस जगत में लड़ाई किस बात से होगी? और सही बात मानने लग जाओगे तो आप लोगों का भी कभी कोई किसी से विवाद नहीं होगा। हमारा कभी किसी के साथ कोई विवाद नहीं, किसी से कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ। सदा सबके साथ सामान्य है। सही बात यही है कि दूसरा कोई है नहीं, तो दूसरे से दूसरापन करने की जरूरत क्या है? दूसरे से दुराव क्यों? जो खुद ही दूर होना चाहता है वो हो जाए। जिसको नहीं है पसंद सही रास्ता, उसको जैसा चलना चाहता है चलने दो। जिसको सही पसंद है सही करते रहो, सही चलो, सर्वहितकारी काम हमेशा करो। स्वार्थ से ऊपर उठकर सर्वहित की हमेशा बात करो, आपका दुराव टूट जाएगा। दुराग्रह से मुक्त हो जाओगे और सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तो ये सब जीवन सुंदर हो सकता है। आप लोग अस्तोमा सद्गमय का पाठ प्रारंभ करें। एक लाइन का ये मंत्र है, ओम अस्तोमा सद्गमय। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय अपने आप हो जाएगा और मृत्योर्मा अपने अमृतम गमय हो जाएगा। तो ये अपने आप ये सभी चीजें हो जाएंगी केवल अस्तोमा सद्गमय करने से। तो असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करना, सत्यनिष्ठा पैदा करके सत्यानुशासन का वर्ण करना, जीवन सुंदर बन जाता है। आप अपने आप ही प्रीतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और अच्छे इंसान हो जाते हैं, गुड टू अदर्स। तो इस तरह से हम लोग एक सुंदर जीवन की रचना कर सकते हैं और सभी के लिए जितना अपने लिए चाहते हैं, आर्थिक आय उतनी आर्थिक आय दूसरे को भी मिले, इस पर बात कर सकते हैं। इसके लिए पर्याप्त संसाधनों के वितरण की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कमी आए पड़े तो 102 नंबर न्याय प्रस्ताव के द्वारा उसकी भरपाई कर सकते हैं, उसका प्रावधान भी कर सकते हैं। तो ये प्रस्ताव समझ में आया? हृदय में संक्षिप्त में आपको इसका ब्यौरा दिया। और आगे अब ये महालोकतंत्र को कैसे लागू करें, ये डॉक्टर काबरा जी का एक प्रश्न है। आप महाराष्ट्र मलकापुर से हैं और आपका प्रश्न जो है अगले कार्यक्रम में लिया जाएगा। तो अगले रविवार तक के लिए ये कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। समय हो गया है तो सभी को अलविदा।